आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्शन की अभी चल रही है होर, तो उस ऑब्जेक्शन को लेकर हम बहुत सारे सवालों को करा चुके हैं और यहाँ पे आज 3-4 क्वेश्चन और जो है कराने वाले हैं, जिसका साक्ष्य जो है मिला है एनसीईआरटी एससीईआरटी से। और ये साक्ष्य अगर आप देते हैं तो आपका पक्का 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। और जितने भी आपको साक्ष्य हम दिखाए हैं वो सभी के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे हमारे जो चैनल है टेलीग्राम, उस पे। चैनल का जो नाम है स्टूडेंट जेलखाना, सर्च कीजिएगा आपको टेलीग्राम पे, वो सब चीज़ वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन का यहाँ पे साक्ष्य मिला है इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, पॉलिटी का जो 34 नंबर सवाल है, आपको ये ज़्यादा करके ई ग्रुप शायद हो सकता है ग्रुप कोई भी हो, और क्वेश्चन का संख्या भले बदल सकता है लेकिन आंसर यहाँ पे जो यहाँ बता रहे हैं वही होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अंतर्गत यहाँ पे कार्य करने के लिए बाध्यता करता है। तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर जो है 44वां माना गया था, जो आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सही आंसर जो हो गया 42वां संविधान संशोधन होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप बी लगाए हैं तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। और वहाँ पे साक्ष्य कहाँ पे देना है, कौन देना है, चलिए आपको हम बता देते हैं। जैसे आपको 9th क्लास का आप देख सकते हैं, 9th क्लास का एससीईआरटी बुक आता है लोकतांत्रिक राजनीति, और यही आपको देना है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से पेज नंबर जो है इसका 100 में लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए कि सन 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। पूरा लिखा हुआ है कि बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन में ही संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा बांधता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए के कार्य करने हेतु तो बांधता है। तो यहाँ पे यही 42वां संविधान संशोधन 1900 जो है आपका 76, और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यही आपको देना है। कक्षा 9 का जो एससीईआरटी का आपको पेज भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका बुक का पेज है और आपका कवर का लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर है और साथ बुक है, और 100 नंबर जो है आपका पेज है। अब ये जो आपका प्रूफ है हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपका प्रूफ देकर आप हो 1 नंबर आप वहाँ पक्का बढ़ जाएगा। और बाकी आप दूसरे बुक में पढ़िएगा, वहाँ भी दिया हुआ है। और कोई जो मान रहा है कि यहाँ 44वां संविधान संशोधन है, तो उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ा। लेकिन देखिए, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत का, तो उसमें भी लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन वाला था वहीं उसका आंसर होगा और पक्का आपका बढ़ जाएगा। एक और बुक आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये पेरियार का जो आपको आता है पॉलिटी, उसका है। तो इसमें देखिए आपको पूरा हूबहू लिखा हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन का भी इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो क्या कहता है उसके बारे में जब पढ़ लीजिएगा यहाँ पे तो स्पष्ट हो जाएगा आपका। तो अनुच्छेद 53 का 1 और साथ में आपको 74 का 1, जब ये दोनों पढ़िएगा ना, तो इसमें लिखा गया है कि 42वां संविधान संशोधन करके इसमें जो है आपको बांधता, आपको जो राष्ट्रपति है उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री या उसके जो भी है मंत्रिमंडल उससे सलाह के लिए जो है बाध्य बनाता है। और वहीं आप यहाँ पे पढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे जब आइएगा 44वां संविधान संशोधन के वाला, तो यहाँ पे लिखा हो गया है, जैसे पढ़िएगा पूरा कि जो यहाँ पे देख सकते हैं 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार फिर से पुनरावृत्ति के लिए विचार करने के लिए वापस भेजने की शक्ति दी गई थी। यानी यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 द्वारा, इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए जो भी आप विचार जो भी आपका प्रस्तुत हो रहा है उसमें राष्ट्रपति को हक है कि हाँ एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए हम देंगे, आपको पूछेंगे, भले माने या ना माने, लेकिन ये आपको जैसे राष्ट्रपति को इतना हक दिया गया है कि 44वां संविधान 1978 के द्वारा वह चाहे तो आपको मंत्रिपरिषद से एक बार फिर से जो है पुनर्विचार उस विषय पे कर सकता है। बस यही आपका 44वां संविधान संशोधन में लिखा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है कि हाँ इसमें मंत्रिपरिषद के अंतर्गत बाध्यता है, तो वह 42वां में है, जबकि 44वां में है कि आपको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की एक बार फिर से जो है आपको पुनर्विचार करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो दोनों में अंतर है और उस हिसाब से 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। तो वो हो गया। इसके अलावा इसका एक प्रूफ हम आपको एक और जगह दे रहे हैं। जब 11th का जो पढ़िएगा आपको राजनीति चैप्टर, यहाँ पे भारतीय संविधान और प्रशासन, ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी है,
और ये ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा कहाँ? बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि ये बुक कहाँ मिलेगा, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा हुबहू लिखा हुआ है। जैसे देखिए 11th का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा, पार्ट 2 आपको है, चैप्टर नंबर 5 है केंद्रीय सरकार, तो उसमें पेज नंबर 74 में आपको लिखा गया है, उसमें पढ़िएगा तो लिखा गया है कि वहाँ पे एक विवाद हुआ था, तो उसी विवाद में कहा गया है कि परिणाम स्वरूप 1976 में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा। तो यही आपको ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और इसका जो आंसर है वह 42वां होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस पर आपको बहुत सारा सवाल उठ रहा है। पॉलिटी का 7 नंबर है, और ये जो आपका ग्रुप है जी वाला है, जी ग्रुप में ये 7 नंबर है पॉलिटी का 7 क्वेश्चन। इसमें है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। यानी 21 का जो आर्टिकल 21 है, उसको संरक्षण के अधिकार में कौन सा यहाँ पे बात जो है सही है, किसके विरुद्ध में। तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन था कि नागरिक को यह केवल राज्य एवं राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह अधिकार जीवन की गरिमा को बाधा नहीं करता है, तो ये आपका गलत है। उसके बाद सी नंबर था कि यह प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध में भी उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पे सही था। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आयोग जो माना है वह माना है ऑप्शन नंबर ए, यानी नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध करता है। बहुत सारे किसी का यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे जो है केवल वर्ड जोड़ दिया है, यानी नागरिकों को यह केवल, यहाँ पे जो केवल वर्ड है इसको नेगेटिव बना देता है। तो बहुत किसी का कहना है कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा। उनके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन आयोग जो है इसका ऑप्शन नंबर ए माना है। तो चलिए इसका हम एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पे दिया गया है। तो एक बुक आता है पेरियार का, जैसे भारत का संविधान, तो उसमें देखिए मौलिक अधिकार का विशेषता जो लिखा गया था, वहाँ पे लिखा गया था कि समानता जो है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, जो आपके ऑप्शन में वहाँ पे ए नंबर में था। लेकिन वहाँ पे जो है केवल जोड़ दिया था, तो बहुत किसी का कहना है कि यह केवल जोड़ दिया है, तो वह नहीं होगा। अब यहाँ पे बीपीएससी जो है इसी को सही आंसर मान लिया है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है किंतु कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं, यानी जो प्राइवेट व्यक्ति है उनको भी यह दिए जाते हैं। वस्तुतः ये व्यक्ति के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो उसमें जैसे आपका उदाहरण है 15, 17, 23, 24, 25 जो आर्टिकल है, यह इसका उदाहरण देकर समझाया गया था। तो यहाँ पे आंसर जो है वह होना चाहिए, यह आपको नागरिकों के राज्यों के विरुद्ध और साथ में व्यक्तियों के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी होना चाहिए। और बहुत किसी का कहना है कि यह केवल जो है गलत है, नहीं होना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको हम साक्ष्य बता दिए हैं। अब बीपीएससी आयोग क्या मानता है उसको देखना पड़ेगा। ये तो आपको हो गया समझाने के लिए, लेकिन ये आपको साक्ष्य के रूप में नहीं मानेगा बीपीएससी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। एनसीईआरटी का पढ़िएगा, आपको ये 9th चैप्टर है, 9th का जो पढ़िएगा आपको एनसीईआरटी का पॉलिटी, तो वहाँ पे देखिए पेज नंबर 107 है। पेज नंबर 107 में पूरा आपको हूबहू लिखा हुआ है एक लाइन कि आपको फंडामेंटल राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज। तो यही आपको साक्ष्य जो है आपको उपलब्ध कराना है 107 नंबर पेज वाला। तो यहाँ पे आप देख लिए एनसीईआरटी क्लास 9th पेज नंबर 107 यहाँ पे दे दिएगा। तो आपको प्राइवेट वाला जो आपका ऑप्शन है जो है आपका सी वाला भी सही हो जाएगा। तो बीपीएससी आयोग मान लीजिए अगर आपका इसको केवल के रूप में छांट देता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या आपको केवल के रूप में नहीं छांटता है तो ये ए और सी दोनों होगा। तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी भी इसमें चला जाएगा। तो आपको यहीं देना है। अब देखिए आगे जो अगला क्वेश्चन है ये वाला मामूलक वंश वाला जो है, अभी भी बहुत किसी कन्फ्यूजन में है। तो मामूलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी भी जो है बहुत कोई कैकुवाद और कैमूर्स में जो है आपका अंतर हो रहा है। तो इसका आंसर जो माने हैं बीपीएससी वह माना है कैकुवाद, लेकिन बहुत किसी के अनुसार कैमूर होना चाहिए था। तो उसको भी चलिए हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर जो है इसमें दिया गया है 68 नंबर पेज है, अध्याय 7 है, और पार्ट 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री में 11th के है। इसमें लिखा गया था मामूलक वंश का अंत, और इसमें दिया गया था कि आपको यहाँ पे कि कैकुबाद को राजगद्दी पर बैठा दिया। जल्द ही उसके स्थान पर उसके बेटे कैमूर ने जो है राजगद्दी संभाली, जो 3 माह के से कुछ अधिक समय तक ही राजगद्दी पर बैठा रहा। कुल मिलाकर जो है बलबन का राजवंश उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? तो आपको कैमूर की मृत्यु के बाद। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैमूर जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, और इसका प्रूफ है ये। लेकिन एक और आपको एनसीईआरटी का बुक जब पढ़िएगा दूसरा, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है आपको, ये जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक जो पढ़िएगा जो आपको
भाग 1 करके, इसमें देखिए आपको क्या लिखा गया है। ये जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत है, और आप चाहें तो इसको भी प्रूफ दे सकते हैं और उसको भी दे सकते हैं। तो इसमें जो आपको लिखा गया है ये चीज़ कि कैमूर को दरबार में लाकर जलालुद्दीन ने जो है 3 माह तक उसके संरक्षक और वजीर के रूप में यहाँ पे काम किया था, परंतु यह व्यवस्था जो है असफल रही थी। तो बहुत किसी का कहना है कि जब यह असफल रहा था तो अंतिम शासक जो है वह कैकुबाद होना चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ पे उस हिसाब से कैकुबाद होना चाहिए। और वहाँ पे ऊपर देखे हैं आपको कैमूर्स बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि कैमूर्स को दरबार में लाकर जलालुद्दीन ने जो है यहाँ पे 3 महीने तक उसके संरक्षक के रूप में यहाँ पे काम किया था। हालांकि शासक तो वही था, कैमूर्स ही था, तो कैमूर भी हो सकता है और यहाँ पे आपको कैकुबाद भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें अभी भी विवाद है। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसमें सही होगा? बहुत किसी का कहना है कि जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में काम कर रहा था और वो जो है असफल भी यहाँ पे लिखा हुआ है खुद कि यह जो व्यवस्था है असफल रही थी। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो आपका जो है कैकुबाद आंसर होना चाहिए। तो क्या होता है बीपीएससी आयोग क्या मानता है, लेकिन आपको हम 2 जो है आपको बता दिए हैं। ये जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक है, और ऊपर वाला जो आप देखे हैं ये वाला एनसीईआरटी का बुक है। तो प्रीफर जो करता है आपको बीपीएससी आयोग वो आपको एनसीईआरटी करता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा मानता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं आगे। बाकी आप देखिए ये जो है आपका 7वां क्लास का जब एससीईआरटी बुक पढ़िएगा तो वहाँ एक लाइन में लिखा गया है कि जैसे देख सकते हैं कि 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने मामूलक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को जो है दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना किया था, यानी जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हूबहू लिखा हुआ है कि मामूलक वंश के अंतिम शासक कैकुबाद। तो यहाँ पे इस हिसाब से कैकुबाद ही आंसर आपको सही माना जाएगा बीपीएससी आयोग के द्वारा। और ये आपका 7th का जो है एससीईआरटी पेज है। अब यहाँ पे आपको देखिए, आप बोलिए कि इसका हम पेज भेज दे, तो 7वां क्लास का आपको एससीईआरटी डाउनलोड कर लेना है। अब एससीईआरटी का बुक मिलेगा कहाँ पे? तो दीक्षा एप्लीकेशन आता है, DIKSHA, दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और वहाँ पे 7वां क्लास का जो एससीईआरटी बुक है वहाँ से इसको जो है आप पेपर ले सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो मान लीजिए आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे उसका कवर पेज भी, और ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बता दिए और सेम टू सेम यही दिया। अब देखिए आपको बहुत सारा सवाल अभी भी भेजा जा रहा है आपके द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के मैंगनीज अयस्क में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो वहाँ पे जो है आपको जो है लिखा गया है उड़ीसा। लेकिन जो बुक है तो बुक में पुराना डाटा है, तो उस हिसाब से ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 2023 क्योंकि पूछ दिया है, तो वर्तमान में अगर देखें तो मध्य प्रदेश आपका ये सही है। तो इस पर ऑब्जेक्शन जो है आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कर भी सकते हैं तो कर लीजिए, अब आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि 2023 में पूछा है, लेकिन 2023 वाला डाटा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे उस स्थिति में आपको आंसर देखा जाए तो आयोग के द्वारा सही माना गया है मध्य प्रदेश। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए आपके द्वारा एक क्वेश्चन भेजा गया था आपको, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि कितने महीनों तक जो है हेनसांग जो है नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो यहाँ पे जो देखा जाए तो आयोग माना है ऑप्शन नंबर ई, लेकिन इसका जो बहुत जगह आंसर मिल रहा है वो 18। तो ये 18 जो आंसर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है दृष्टि के बुक में, या आपको मिल रहा है महेश बनवाल के बुक में। तो वो सब जो बुक है आपको प्राइवेट पब्लिकेशन है, वहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा वह जो है नहीं दिया गया है साक्ष्य के रूप में, तो वो आपको नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए एनसीईआरटी एससीईआरटी या आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज का किताब मिल जाता है, उसमें अगर मिल जाता है तो यहाँ पे आंसर वो मान लिया जाएगा 18 नंबर, नहीं तो ई इसका आंसर रहेगा। तो ये भी आपको थोड़ा देखना है। बाकी अगर मिल जाता है इन क्वेश्चनों का तो आप जो है भेज दीजिएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर था 94 70 80 29 31। और यहाँ पे ये केवल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रूफ मिल जाएगा तो प्रूफ भी भेज दीजिएगा। तो वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।